हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया रहने चाहिए दोस्त। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग data. Okay, this is the second chapter that we are continuing, and here are the rules of the class. I don't want to waste your time for the same. You can read at your own pace, and this is the second chapter of our series of CFA L1 foundation as such. And today we are going to cover most of the chapter, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर पाए, मीन मीडियन, मोड स्टैंडर्ड डेविएशन की, उसकी यूनिट्स कर्टोसिस, ये सब चीज़ें देख पाएँ। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे एंड बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, जो मैंने इसकी थ्योरी एस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्प में आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप कोर फाइनेंस एकेडमी के ऐप पे जाओ, फ्री में नोट्स डाउनलोड करो, ऐश करो, ज़िंदगी मौज में जियो। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा मेरे हिसाब से, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। और बाहर से देंगे भी तो सबके लिए सेम ही है भाई। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। एक बात थोड़ा सा क्विकली रिविजन कर लें। ठीक है सर, क्विकली रिविजन करते हैं। तो हमने ये समरी बनाई थी लास्ट क्लास में। दिस इज़ अ समरी दैट वी हैव मेड कि सर हमने पहली कैटेगरी पढ़ी थी, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में हमने पढ़ा था सर न्यूमेरिकल डेटा, जो मेजर्ड और काउंटेड होता है। ठीक है, रुको इसे मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, एक मिनट को, वेट अ सेक। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, मेजर्ड और काउंटेड, क्योंकि थोड़ा ऊपर लिखा गया है इसलिए वो आ नहीं रहा है। ठीक है, मेजर्ड और काउंटेड क्वांटिटीज़, क्या सर? मेजर्ड और काउंटेड क्वांटिटीज़, न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा के अंदर हमने दो चीज़ें देखी थी। हमने एक देखा था कंटिन्यूस डेटा और दूसरा डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूस डेटा कोई से भी वैल्यू ले सकता है, और डिस्क्रीट डेटा इज अ टेक द वैल्यू एज अ काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, जो काउंटेबल होते हैं उसको नंबर की वैल्यू लेता है। दोनों को एग्जाम्पल से देखा था हमने। फिर हमने कैटेगरी भी पढ़ी थी डेटा की। जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सर कैटेगोरिकल डेटा, जो क्वालिटेटिव लेवल्स प्रोवाइड करता है। एंड फर्दर दैट उसके अंदर हमने पढ़ा था ऑर्डिनल डेटा एंड नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा के अंदर हम रैंकिंग कर सकते हैं, नॉमिनल डेटा के अंदर हम रैंकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, वी हैव ऑल्सो सीन द एग्जाम्पल फॉर इट। नाउ लेट्स, फिर उसके बाद हमने देखा था आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा, टाइम सीरीज डेटा एंड पैनल डेटा। इस एग्जाम्पल से हमने पूरा का पूरा समझ लिया था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजिंग डेटा फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब इसका इन डेप्थ में डिस्कशन करते हैं। सर रॉ डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइज डेटा क्या होता है? ये तो सिंपल है ना। वेट अ सेक, मेरा कर्सर कहाँ गया? ओके 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 फाइन। रॉ डेटा क्या हो किसे कहते हैं? सर रॉ डेटा उसे कहते हैं जैसे कि सर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किसी कंपनी की एनुअल स्टेटमेंट्स में से उठा लिया। ठीक है, उसे मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी एक्सेल में कर दिया। वो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग में पेस्ट नहीं हुआ। कभी नंबर्स इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। या फिर एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल एक है सर, मैंने किसी कंपनी का ना, एक ना न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था जिसमें दे रखा था कि कंपनी ए बी सी डी रिटर्न रिस्क एज फॉर्म ऑफ एस डी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और बहुत सारे मैट्रिक्स दे रखे थे। सर मैंने कंट्रोल सी करा और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। नाउ नाउ दोनों केस में क्या है डिफरेंस? पहले केस में जो मैंने पी एन एल बैलेंस शीट को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा था, मगर उसके अंदर सर फॉर्मेटिंग सेम अच्छी नहीं है। मतलब कभी नंबर इधर जा रहे हैं, कभी इस कॉलम में जा रहे हैं, कभी उस कॉलम में जा रहे हैं, वो कॉपी पेस्ट अच्छे तरीके से नहीं हुआ। तो वो किस तरीके का डेटा हो गया? रॉ डेटा हो गया। ऑर्गेनाइज डेटा कैसा हो गया? सर मैंने जिस तरीके का ये डेटा हो गया वो ऑर्गेनाइज डेटा हो गया, कि सर मेरे रोज भी हैं, मेरे कॉलम्स भी हैं, मेरे नंबर्स भी हैं, मेरा सारा का सारा डेटा पूरा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज है, उसे ऑर्गेनाइज डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज डेटा कितने तरीके का होता है सर? ऑर्गेनाइज डेटा खाली इतना तो, ये तो आपने नाम से बता दिया। हाँ, ये मैंने नाम से बताया, मगर ऑर्गेनाइज डेटा के अंदर ना दो तरह की बातें करी गई है। इन्होंने कहा है वन डायमेंशनल एरे। क्या सर? 1D एरे या 2D एरे? 1D एरे या 2D एरे?
1D एरे का मतलब क्या सर, ये रेवेन्यू दे रखा है मुझे ऑफ रिलायंस, और ईयर यहाँ पे दे रखा है सपोज करो 2025, 26, 27, 28, 29। वन डायमेंशनल कैसे हुआ सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, रेवेन्यू ऑफ रिलायंस। अगर मुझे दो से ज़्यादा वेरिएबल यहाँ पे लिए होते तो उसे क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल एरे। उसका एग्जांपल ये रहा, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, उसका रिटर्न दे रखा है, उसका रिस्क दे रखा है, उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है, यहाँ पे सपोज करो स्क्यूनेस दे रखा है, यहाँ पे कर्टोसिस दे रखा है, यहाँ पे विंसराइज्ड मीन दे रखा है, यहाँ ट्रिम्ड मीन दे रखा है, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, फिर मोड दे रखा है, मीडियन दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, बहुत सारा डेटा दे रखा है, मगर इस तरीके के फॉर्मेट में जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल हों उसको क्या कहेंगे सर, 2D एरे। ठीक है, इसको मैं कंपनी ए और जो मेरा रोज़ है उसको मैं कॉलम में ले जाऊँ, और जो मेरी कॉलम है उसको मैं रोज़ में ले आ जाऊँ, तो मतलब जो रोज़ में आएगा मेरा फिर वो कंपनी ए बी सी डी, और यहाँ पे ये वाले रिटर्न, रिस्क, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये आपके कॉलम्स में आ गए। ओके, तो यहाँ पे भी नंबर अवेलेबल ज़्यादा है, यहाँ पे तो एक ही है ना भाई, यहाँ पे तो रेवेन्यू ही है, तो ऊपर वाले सेक्शन में देखो 1D बन रहा है, 2D बन रहा है। ठीक है, ये वाला 1D है, ये वाला 2D है। गॉट इट। सिंपल डेफिनेशन थी, सिंपल एग्जाम्पल समझाया ऑलरेडी। अगर मैं इसके डेफिनेशन में जाऊँगा तो बहुत क्लास बोरिंग हो जाएगी और मैं नहीं जाना चाहता। डेफिनेशन पर्सपेक्टिव उससे पढ़ लेना, डेफिनेशन से वैसे तो आज तक तो मुझे नहीं लगता कुछ पूछा होगा, बाकी यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। 1D एरे, 2 डायमेंशनल एरे, मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, मगर फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 2D एरे के अंदर इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट कैसे होती हैं सर, पहली होती है आपकी कंसिस्टेंट टाइम स्केल। कंसिस्टेंट टाइम स्केल कि जो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, जो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं ऊपर, वो अगर मैंने यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये है आपका रेवेन्यू, ईपीएस, एबिट, पैट और शेयर प्राइस, वो सेम टाइम पे बिलोंग करने चाहिए, सेम पीरियड का बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर 1 का देख रहा हूँ मैं, तो ईयर 1 में मुझे ये वाला रो पढ़ लूँगा, तो ये वाले सारे के सारे मैंने वेरिएबल्स उसके साथ में पढ़ लूँगा। ईयर 2 का ऐसी, ईयर 3 का ऐसी, ईयर 4 का ऐसे ही। ठीक है, नेम्ड वेरिएबल, दूसरा क्या कहते हैं, नेम्ड वेरिएबल। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा ना, ये यहाँ पे उसके ऊपर कॉलम का नेम होना चाहिए। सिंपल है, तो ऑब्वियसली नेम तो होगा ही ना भाई, टेबल बनाते हुए नेम तो होगा ही, टेबल ही बना रहे हैं नॉर्मली। अगर मैंने सिर्फ ये टेबल बनाई जिसमें ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, ये तो 1 डायमेंशनल हो गया। मैंने टेबल बनाई ये और यहाँ पे ईयर लिखा है 1 2 3 4 5, ये 2D हो गया। ठीक है, जो हर एक रो होगी वो हर एक टाइम पीरियड को डिनोट करती है, राइट। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे सर, ईयर 1 में रेवेन्यू इतना था, उसके अगेंस्ट में एबिट इतना था और पैट इतना था, ईपीएस इतना था और शेयर प्राइस इतना था। इसको मैं सीक्वेंस में लगा सकता हूँ, और ये एज ए एनालिस्ट हमें रोज ही करना पड़ता है नॉर्मली कि सर मैं इसे सीक्वेंस में कैसे लगाऊंगा। इस सीक्वेंस में इस तरीके से लगा सकता हूँ कि रेवेन्यू कितना था, एबिट कितना था, पैट कितना था, उसके अंदर से शेयर होल्डर को ईपीएस कितना मिला और शेयर प्राइस कितना था। इस तरीके से लगा सकता हूँ, नॉर्मली लगा सकता हूँ। इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। एंड हेंस दे आर टोटल 2 रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मली यही मेजर रिक्वायरमेंट है कि कंसिस्टेंट टाइम स्केल होना चाहिए कि ईयर 1 to ईयर 2 3 इसके अंदर डेटा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये टाइम स्केल कंसिस्टेंट रहना चाहिए, और नेम्ड वेरिएबल यहाँ पे नेम होना चाहिए हर एक कॉलम का। ठीक है, और ये नॉर्मली जो मैंने आपको पहले ये वाला दिखाया था, ये वाली चीज़ दिखाई थी, ये 2D दिखाया था, मगर यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने
टाइम स्केल और डाल दिया, डिफरेंट हो गया एग्जाम्पल। बट इसके अंदर मैंने यहाँ पे जब आपको दिखाया था ऑर्गेनाइज डेटा की कैटेगरी में 2D, तो सर इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन तो हो ही रही थी ना, इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही थी, एंड हेंस दिस कवर्स आर 1D एंड 2D थिंग। इसके अंदर हम डेफिनेशन पर्सपेक्टिव में जा सकते हैं, बट इट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट, विल मूव फॉरवर्ड। थोड़ा जो चीज़ कॉम्प्लेक्स है उसे समझने की कोशिश करेंगे, ये वो तो बहुत ज़्यादा ईजी था। नाउ हैंडलिंग मिसिंग डेटा। सपोज करो आपका डेटा है, ठीक है, आपका डेटा है, डेटा में कुछ वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, कुछ वैल्यू मिसिंग है। सपोज करो लेट्स से आपने रेवेन्यू ले रखा है डेटा, एक जगह पे आपने रेवेन्यू ले रखा है डेटा, ईयर यहाँ पे डाल रखा है 1 2 3 4 5, ईयर 1 का है, 2 का है, 3 का है और 5 का है, 4 का आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। सर कैसे अवेलेबल नहीं हो, सर हम तो स्टॉक एक्सचेंज से उठा रहे हैं। तो भाई तू सपोज कर इसे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अब तो स्टॉक एक्सचेंज की कोई बात ही नहीं है, ये तो आपको जो बिजनेस चला रहा है वही देगा, आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसके पास 14 साल का डेटा है नहीं, वैसे तो होता है बट सपोज करो इन एनी सर्कमस्टेंस उसके पास 4th ईयर का डेटा नहीं है। अब इसको आप करेक्ट कैसे करोगे, मतलब इसको आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, यहाँ पे 1 साल का गैप तो ले नहीं सकते आप डेटा के अंदर, ठीक है सर। सर पहला ऑप्शन ये होता है, अगर ये रेवेन्यू नहीं होता, अगर ये रेवेन्यू नहीं होता, सपोज कुछ और होता, तो उसकी मैं वैल्यू क्या 0 मान लेता, 0 मान लेता। क्या यहाँ पे मैं 0 मान सकता हूँ? नहीं मान सकता। सपोज करो भाई ये 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ तो बहुत बड़ी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड 10 करोड़ है इसकी टर्नओवर, फिर 8 करोड़ हुई, फिर 6 करोड़ हुई, सपोज करो ये यहाँ पे, ठीक है, ये 6 नहीं है, 9 करोड़ है, 9 करोड़ है, और यहाँ पे ये 11 करोड़ है, 1 साल का डेटा नहीं है इसके पास। यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं ले सकता। 0 लेना और एक साल को छोड़ देना सेम थिंग है, ठीक है। बट हाँ, ऐसा सिचुएशन आ सकती है कि जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ किसी और चीज़ के डेटा में मैं 0 ले सकता हूँ, ओके। वो सिचुएशन सर क्या होती है वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें 0 ले सकता हूँ। सेकेंड बारे में, सर मैं क्या इन पिछले सालों का एवरेज उठा के यहाँ पर ले सकता हूँ कि 10 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही ना, 10 + 8 + 9 27 और 3 9, ऐसे ही तो हो गए। कितना आएगा इसका एवरेज बताओ? 10 + 8 + 9 9 ही आएगा, राइट। तो मैं क्या सर 9 ले सकता हूँ यहाँ पे? 9 बाय द वे आ गया, 9 बाय द वे आ गया, यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर दूंगा तो 9 नहीं आएगा। तो ये एवरेज ले सकता हूँ क्या सर मैं? हाँ, ये ले सकता हूँ एवरेज, बिकॉज ये थोड़ा सेंस बना रहा है, थोड़ा सेंस बना रहा है कि हाँ 0 तो नहीं लेना, ले सकता हूँ। क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसका प्लस इसका डिवाइडेड बाय 2 करके यहाँ पे ले सकता हूँ, 10 करोड़ आएगा, ले सकते हो, ओके ओके ओके। क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो 3rd ईयर में रेवेन्यू था उसको ही मैं 4th ईयर के रेवेन्यू में मान लूँ 9 करोड़, क्या ऐसा कर सकता हूँ? हाँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, आई एम जस्ट वांट टू इन्फर यू कि इस हैंडलिंग, इस मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा केस सिर्फ रेवेन्यू का पॉइंट था, तो मेरे हिसाब से जो तरीका बन सकता था, मैंने मिसिंग वैल्यू को यहाँ पर डाल के दिखाने की कोशिश करी कि एवरेज ले लूँ, जो लास्ट की वैल्यू थी वो ले लूँ, या फिर जो 1 साल की स्किप कर रहा था उन दोनों का एवरेज ले लूँ, ठीक है। ये मेरा तरीका है निकालने का। रेवेन्यू की जगह पे ईपीएस होगा तो कुछ और भी हो सकता है। ईपीएस की जगह पे, ईपीएस की जगह पे अगर टेम्परेचर होता डिग्री सेल्सियस में, तो चीज़ें अलग हो सकती थी। तो सर मतलब कि सर मैं ना खाली छोड़ भी सकता हूँ, मैं 0 भी ले सकता हूँ, नॉन ज़ीरो वैल्यू भी ले सकता हूँ, नॉन ज़ीरो वैल्यू के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। बट सर उसमें सिर्फ कंडीशन सिर्फ एक है, वो इकोनॉमिक सेंस बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए सर? इट शुड मेक
एन इकोनॉमिक सेंस, इट शुड मेक एन इकोनॉमिक सेंस। इकोनॉमिक सेंस का मतलब यहाँ पे ये सेंस बना रहा था, बिल्कुल 9 करोड़ यहाँ पे लेना एवरेज ऑफ पास 3, यहाँ पे सेंस बना रहा था और यहाँ पे भी सेंस बना रहा था, ठीक है। 0 बिल्कुल सेंस नहीं बनाता था यहाँ पे, तो 0 तो मैंने लिया ही नहीं। देयरफॉर ये आपकी एज एन एनालिस्ट ग्रे एरिया है, और इस ग्रे एरिया को चॉइस करते हुए आपको प्रॉपर रीजन और जस्टिफिकेशन अपने एक्सेल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। सर वो कमेंट्स बॉक्स कैसा होता है, एक्सेल में कैसे लिख सकते हैं, जब एक्सेल की सीरीज समझाऊंगा तब बात अलग है, ठीक है। तो इसमें 0 नहीं लेना था, ये मेरी सेंस बनती है। टेम्परेचर होता, और टेम्परेचर अगर ऐसा होता कि टेम्परेचर हम ले सकते हैं आपका एक हिली एरिया का टेम्परेचर इमेजिन करो जिसका नॉर्मल टेम्परेचर -2 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। उस केसेस में तो 0 ले सकता हूँ, मैं 0 ले सकता हूँ क्योंकि विद इन द रेंज है, राइट। यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया एक 0 का, ओके। देयरफॉर हैंडलिंग द मिसिंग डेटा इज एन आर्ट इटसेल्फ, ये खुद के लिए आर्ट है। जब भी आपसे आपकी जॉब में आपको मिसिंग डेटा के ऊपर कोई डाउट आता हो तो आप उस डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ोगे कि वो किस चीज़ के बारे में है डेटा, उसके हिसाब से मैं उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यू है वो लूँगा, ओके। चलो जी चलो सर, ये वाला टॉपिक हो गया तो बहुत इजी था। इसके अंदर हमने 1D एरे देखा, 1D और 2D, और उसके बाद हमने मिसिंग वैल्यू को कैसे टैकल करते हैं। दीज आर सम सॉर्ट ऑफ हैंडलिंग मिसिंग डेटा, सम सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया जो हर लेबल बाय लेबल डेटा के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात एक है, वो सेंसफुल होना चाहिए, वो कॉमन सेंस से ड्राइव होना चाहिए, इकोनॉमिक सेंस से ड्राइव होना चाहिए। ऐसी फालतू में उठा के कोई और नंबर नहीं लूँगा मैं, सॉरी। अगर मैंने यहाँ पे उठा के 9 करोड़ की जगह अगर मैं यहाँ 50 करोड़ ले लेता, क्या इकोनॉमिक सेंस बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। ऐसा क्या कर दिया कंपनी ने कि भाई 9 करोड़ से 50 करोड़ जंप कर गई 4th ईयर में, राइट। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन दैट पार्ट। कुछ टेक्निक्स होती हैं इसको निकालने के लिए, मगर वो एडवांस मैथमेटिकल टेक्निक्स है, वो जब आएगी तो हम बात कर लेंगे। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो टेक्निक्स को जाने बिना भी आप ये बात समझो, अगर आपके कॉमन सेंस कहती है कि ये वाला नंबर होना चाहिए तो वो होना चाहिए, उसको डिफेंड कर लो, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि सर आपका मैनेजर ने आपसे पूछा, आपका क्लाइंट ने आपसे पूछा कि आपने ये 9 करोड़ का नंबर ही क्यों लिया है यहाँ पे, तो आप तो आराम से डिफेंड कर लो कि भाई साहब 9 करोड़ से इस 9 करोड़ नहीं लूँगा तो क्या लूँगा मैं, तो पास हिस्टोरिकल का एवरेज लिया या अदर 2 डिफरेंट टाइप्स का एवरेज लिया, तो मैंने तो यही लिया है और यही सेंस बनाता है। अब 15 करोड़ 20 करोड़ तो जंप नहीं कर जाएगा ना एक साल में रेवेन्यू, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, समराइजिंग डेटा यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मली आपके 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, बट ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ाया आई जस्ट समराइज ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस पार्ट। सो पहले हम ये पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है सर कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक वन वे टेबल है जो डिस्प्ले करती है हर एक ऑब्जेक्ट की अकरेंस इन द डेटा। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल से समझो, थ्योरी तो हमें वैसे भी नहीं रटनी है। सर सेक्टर है, ये कंपनीज है, वही वाला पुराने वाला एग्जाम्पल, स्टील सेक्टर, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी। कंपनी यहाँ पे 7, 8, 5, 20, 15, 50, ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वन वे टेबल है, ये टेबल तो है, इज अ टेबल, वन वे टेबल छोड़ दो, इज अ टैबुलर डिस्प्ले, ऐसे बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टैबुलर डिस्प्ले
शोइंग हाउ ऑफन, शोइंग, वेट अ सेक यहाँ पे, अरे यार, showing how often, showing how often each distinct value or group occurs in the data, और group occurs in the data। लिख के बताऊं, लिख के बताता हूं, तो इसको एफ डी लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एफ डी लिख देते हैं। एफ डी इज अ टैबुलर डिस्प्ले showing how often, showing how often each distinct value or group, distinct value or group occurs in a data, occurs in a data। ठीक है, बिल्कुल ये वाली डेफिनेशन को मैंने बस एग्जांपल में कन्वर्ट कर दिया। और एक सर एग्जांपल किसका है, ये नंबर, ये टेबल को क्या बोलते हैं, इस डेटा को क्या बोलते हैं, मैं वो देता हूँ हिंट, कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं, कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कैटेगोरिकल डेटा बोलते हैं, राइट। अब इसको करने से क्या रहा, इसको करने से क्या हुआ, इसको करने से ये हुआ सर कि मैं ना यहाँ पे जब डेटा विजुअलाइजेशन में जाऊँगा तो मैं ना हिस्टोग्राम बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ सर, हिस्टोग्राम। कि सर मैंने यहाँ पे सेक्टर लिख लिया, ओके, मैंने यहाँ पे कंपनीज लिख ली, जिसपे मैंने लिखा 7, 14, 21, 28 और 50, ठीक है, 100। पहला सेक्टर आपका आईटी, यहाँ स्टील सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, वो यहाँ तक आएगा। उसके बाद कोल थोड़ा और ऊपर आएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा नीचे आएगा, फिर आईटी आपका ऊपर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका इधर आएगा, एफएमसीजी आपका ऐसा आएगा। ये बना सकता हूँ, ये हिस्टोग्राम बन जाता है आपका। ये सीखा भी होगा आपने 10th 11th में, 7th 8th में भी पढ़ाया जाता है, राइट। इस तरीके से हिस्टोग्राम बन जाता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि ये हमने पढ़ लिया था कि सर ये कैटेगोरिकल डेटा होता है, और कैटेगोरिकल डेटा को हम इस तरीके से विजुअली डिस्प्ले करके दिखा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो कैटेगोरिकल डेटा में, and hence it will cover this concept also, frequency distribution for categorical variables। now okay, एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक आता है आपका एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और एक आता है आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो सर ये वाली बात समझते हैं। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जो सर अभी हमने देखा कि इसकी ये वाली फ्रीक्वेंसी 7, 8, 5, 20, 15 और 50, ठीक है। ये वाला कॉपी करें एक बार। चलो मैं बताता हूँ आपको, न्यू बना के, सेक्टर के अलावा कुछ और लें एग्जाम्पल, नहीं ये रहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं। जो कंपनीज थी वो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, और वो फ्रीक्वेंसी नंबर्स में थी, तो मैं उसे एब्सोल्यूट लिख सकता हूँ, एब्सोल्यूट बिल्कुल लिख सकता हूँ कि सर मेरा पहले था आपका स्टील, फिर सेकंड था आपने लिखवाया था कोल, फिर तीसरा लिखवाया था आपने इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपने निकाला आया था एफएमसीजी, आईटी भूल गए सर, आईटी लिखवा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 6, 7, 5, 50, 25 इस तरीके से लिखवाया था हमने, राइट, इस तरीके से लिखवाया था।
ओके, अब इसको थोड़ा इजी बनाते हैं, इसको ना इजी बनाते हैं। मैं नंबर चेंज कर रहा हूँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा है कि भाई इंडिया के स्टील सेक्टर में कितनी कंपनी हो सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रखा है मैंने। इसके नंबर्स को थोड़ा इजी बनाता हूँ जिससे वो इजीली इम्प्लीमेंटेबल हो जाए। 2 4 6 8 10, ठीक है, ये करें। टोटल कितना होता है इसका? 10 20 30 30 होता है। अब ना एक फ्रीक्वेंसी होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कौन सी थी? ये थी सर एब्सोल्यूट नंबर थे तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी हुई। अब एक होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर वो कैसे निकलती है? वो ऐसे निकलती है कि आप 2/30 इंटू 100 एज अ परसेंटेज निकालते हो। 2/30 इंटू 100 एज अ परसेंटेज निकालते हो। कितना आया है? 6.67 6.67। और ऐसे ही आप 4/30 करोगे इंटू 100, वो यहाँ पे आएगा। फिर 6/30 वो यहाँ पे आएगा, 8/30 और 10/30। तो इसको क्या कहते हैं सर? मैं कर नहीं रहा हूँ, आप खुद कर लेना, अपने जो नोटबुक में आप लिख रहे होंगे उसमें कर देना। इसे क्या कहते हैं सर? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दो तरह की फ्रीक्वेंसी और है, यहीं पर समझा देता हूँ। आगे उसकी एक स्लाइड भी बना रखी है, बट दैट डजेंट मैटर कि यहीं पे नहीं समझा सकते। एग्जाम्पल ये ले लिया है हमने एग्जाम्पल, और इसमें ही सब समझा देते हैं। अब आता है एक क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे लगता है मुझे निकाल देना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड लेट मी डू इट। जल्दी जल्दी करते हैं। 4/30 13.33%, 13.33%, ठीक है। 20%, 26.67%, 33.33%, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड क्या आ गया नया? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करना। क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना सर? हमें एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करना है। मतलब क्या होता है इसका? पहला क्या लिखूंगा मैं? 2 + 4 6 6 + 6 12 12 + 8 20 और 20 + 10 30 हो गया ये मेरा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके एडिशन करते 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 नेक्स्ट स्टेप में चले जाना। एडिशन करते नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना। ऐसे ही मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एडिशन करूंगा। 6.67 और 13.33, ये यहाँ पे 6.67 लिख दूँ। फर्स्ट नंबर तो सेम एज इट इज़ होगा। ये 20%, ये 40%, ये 66.67% और ये 100%, ठीक है। तो अभी सर हमने क्या देखा? हमने एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव तो देखा ही देखा। इसके अंदर हमने दो तरीके का एब्सोल्यूट देखा, एक एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वाला, एक क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वाला। रिलेटिव भी दो तरीके का देखा, एक नॉर्मल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, एक क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। गॉट इट? ठीक है सर, ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। ओके सर, अब आगे बढ़ो। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने सेक्टर्स का पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? अभी सेक्टर्स का पढ़ा था कि सेक्टर्स के अंदर अगर आपको दे दिया जाए कि उसके अंदर इतनी कंपनीज है, उसको हमने किस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है हिस्टोग्राम पे, वो हमने देख चुके हैं। अब सर न्यूमेरिकल के केस में कैसे होगा? क्योंकि तो वो तो कैटेगोरिकल वेरिएबल था, ये न्यूमेरिकल वेरिएबल है। तो न्यूमेरिकल वेरिएबल का अगर हम एग्जांपल लें एज सच, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 20। ठीक है, ओके ओके। इसके अंदर मुझे आउटपुट कितना चाहिए? मुझे आउटपुट चाहिए ये हिस्टोग्राम वाला। क्या सही है सर? मुझे आउटपुट चाहिए हिस्टोग्राम वाला, हिस्टोग्राम वाला आउटपुट चाहिए मुझे। तो पहला स्टेप क्या होता है न्यूमेरिकल डेटा के साथ ये यहाँ तक इस हिस्टोग्राम तक पहुँचने का, कि पहले मैं उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर है? मतलब छोटे से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। लिख लेते हैं स्टेप, असेंडिंग ऑर्डर। मैं यहाँ पे लिख दूँ अरेंज्ड, ये अरेंज नंबर ही मिला है मुझे। ठीक है, सेकेंड वाला पॉइंट क्या होता है? मुझे रेंज निकालनी होती है, रेंज निकालनी होती है। रेंज मतलब कि हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर का डिफरेंस। क्या सर मैंने क्या बोला? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट नंबर का डिफरेंस। हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 20। लोवेस्ट नंबर क्या है? 4, 24। ठीक है, तीसरा मुझे डिजाइन करना पड़ता है बिन का विड्थ। क्या बोला मैंने? बिन का विड्थ, बिन की चौड़ाई। ये जितनी चौड़ाई है ये डिसाइड करनी पड़ती है मुझे। सपोज करो मैंने बिन विड्थ कितना ले लिया, जिसे मैं के से डिनोट करता हूँ, मैंने 6 ले लिया, 6 ले लिया तो ठीक है 6 ले लिया। अब मेरे ये बिन कितने बनेंगे? ये कितने बिन बनने चाहिए मेरे? तो सर मेरे बिन बनेंगे, मेरे नंबर ऑफ बिन्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ बिन्स। तो वो कैसे होंगे? वो बनेंगे सर मेरे रेंज अपॉन विड्थ, रेंज अपॉन विड्थ। 4 मेरे बिन बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ बिन्स। ओके ओके, इसमें एक मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा से लिखता हूँ इसे। बिन पहले डिसाइड करना है, बिन का विड्थ बाद में डिसाइड होगा। बिन पहले डिसाइड करना है कि मुझे पहले डब्बे कितने 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 बनाने हैं। ठीक है, मैं दूसरे वेरिएशन में चला गया था, उससे थोड़ी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट ठीक है आंसर वही निकलेगा, बट वो डिफरेंट विजुअलाइजेशन उसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको विजुअलाइजेशन करके नहीं दे रखा है कोर के अंदर, मुझे आपको विजुअलाइजेशन तक लेके जाना है। तो पहले मैं बिन डिसाइड कर लूँ। भाई मैं चाहता हूँ कि जो बिन होना चाहिए, बिन मतलब मैं 4 ही डब्बे बनाना चाहता हूँ ये वाले। ठीक है, तो उसको बिन को कहते हैं के। मैं 4 डब्बे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बिन का विड्थ कितना होगा? विड्थ तो मतलब सेम ही है, इसकी ये चौड़ाई 24/4 6, मतलब कि क्या करा सर मैंने? रेंज अपॉन के कर दिया। बिन 6 चौड़ाई आ गई इसकी। फाइन फाइन। नाउ अब मुझे रेंज बनानी है। क्या बनानी है मुझे? रेंज बनानी है। रेंज बनाए इसके, तो हमें कितना बिन बनाना था? हमें 4 बिन बनाने थे। ठीक है, स्टार्टिंग किससे करनी है? -4 से करनी है, -4 से करनी है। तो पहला जो बिन आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, वेट अ सेक, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा। हाँ, जो पहला जो बिन आएगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? -4 से स्टार्ट होगा, +6, तो ये आएगा 2। ये है ओपनिंग वैल्यू, ये है एंडिंग वैल्यू, मतलब -4 से 2 तक ऐसे लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे सर हम? ऐसे। ठीक है, सेकंड वाला बताता हूँ। सेकंड वाला कैसे आएगा? एंडिंग क्या था अपना? 2 + 6 8, 2 + 6 8। बिगिनिंग वैल्यू 2 थी, एंडिंग वैल्यू ये होगी 8। इसको जगह की कमी की वजह से मैं इसे नीचे लेके आता हूँ। यहीं से स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड, 8 + 6 14। ठीक है, कैसे लिखेंगे सर इसे? सर आप ब्रैकेट क्यों चेंज कर रहे हो? बता रहा हूँ।
फोर्थ 14 + 6 20। मतलब कि क्या है सर इसका? मतलब ये क्या है, मैंने स्टार्टिंग से क्या करा, ये स्टार्टिंग बिन हो गया मेरा, कि मेरा डब्बे की शुरुआत की वैल्यू, अरे ये वाली वैल्यू भाई, ये वाली वैल्यू क्या रहेगी, -4। उसमें 6 जोड़ूंगा, जो विड्थ है मेरी वो जोड़ूंगा, कहाँ तक पहुँचेगी, 2 तक पहुँचेगी। फिर 2 से शुरुआत होगी 8 तक पहुँचेगी, 8 से शुरुआत होगी 6 तक पहुँचेगी, 14 से शुरुआत होगी 6 तक पहुँचेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ होगी। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है सर? ब्रैकेट का मतलब होता है इस वाले ब्रैकेट का, इस वाले ब्रैकेट को हम स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसे, राइट। इसे हम, इसको भी ब्रैकेट ही बोलते हैं, बस इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं एक तरीके से, आपको पता होगा पैरेंथेसिस, बट मैं अपने नॉर्मल डिस्कशन में स्क्वायर ब्रैकेट और नॉर्मल ब्रैकेट बोलूँगा, पैरेंथेसिस छोड़ो। -4 के लेफ्ट साइड में मैंने आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है -4 इंक्लूडेड है, -4 इंक्लूडेड है। 2 के बारे में मैंने आपका नॉर्मल ब्रैकेट लगाया, मतलब कि 2 एग्जैक्ट 2 नंबर नहीं है, 1.9 हो सकता है, 1.9 तक है, तो -4 से लेकर 1.9 तक है, 2 नहीं है। 2 कहाँ आएगा फिर सर? 2 नेक्स्ट जगह पे आएगा, जिससे इन दोनों के बीच में गैप दिखना चाहिए ना भाई, इन दोनों के बीच में गैप नहीं तो दिखेगा नहीं ना, ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा ना। इसको हटाने के लिए मैंने 2 तक लेके गया, एग्जैक्ट 2 नहीं है, वो नेक्स्ट बिन में आएगा, 2 से लेकर 2 इंक्लूडेड है 8 तक, 8 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 8 थर्ड बिन में आ रहा है, थर्ड बिन में 8 इंक्लूडेड है 14th तक, एग्जैक्ट 14th नहीं है, 14th फोर्थ वाले बिन में आ रहा है, और आखिरी बिन में 12th, क्योंकि बिन तो खत्म हो गया ना फिर यहाँ पे मेरे, फिर 20th भी इंक्लूडेड बना दिया मैंने, क्योंकि नहीं तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा, मुझे तो -4 से लेकर 20 तक लेके जाना है ना, तो वो सिनेरियो है। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, बिकॉज ये नॉर्मली भी लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, बट अगर नहीं भी पढ़ाया जाता होगा तो दिस इज़ द सिचुएशन। ठीक है, और ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं और इसमें ज़्यादा हमें घुसना भी नहीं है, इतना नहीं पूछेगा वो, मगर ये पता होना चाहिए, क्योंकि सपोज करो, लेट्स फॉर एग्जांपल यू हैव टू प्रिपेयर सम प्रेजेंटेशन ऑन दिस पार्ट, कि आप हिस्टोग्राम बना के समझा दो, विजुलाइज करवा दो, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रिलेटिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ ली है, सो दिस इज डन। हमने ये वाला एग्जांपल पढ़ा था ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और इसका कहाँ गया, दिस वन, रिलेटिव एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया अपना। अब लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, दैट इज समराइजिंग डेटा फॉर यूजिंग कंटिजेंसी टेबल, बाय यूजिंग आएगा, फॉर यूजिंग नहीं है, बाय आएगा। फाइन, चलो जी चलो, अब कंटिजेंसी टेबल से स्टार्ट करते हैं। सर कंटिजेंसी टेबल क्या, किसे कहते हैं भाई? जो टेबल दिख रही है इसे तुम कंटिजेंसी टेबल भी कह सकते हो, 2D टेबल भी कह सकते हो, याद होगा किस हमने इसके ऊपर डिस्कस करा था 2D टेबल के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कंटिजेंसी टेबल के अंदर, तो आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं सर? आपके रोज एंड कॉलम। पहली बात तो आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, R/C होता है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे कितनी रो होगी, ये 5 रो होगी और 3 कॉलम हो गए, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? 5×3 की टेबल है मेरी, टोटल का कॉलम मैंने अभी नहीं जोड़ा। ठीक है, नहीं तो मैं 6×4 बोल देता, सिंपल है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके अंदर एक इंक्लूडेड पार्ट और भी है, इसमें हम जॉइंट एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी रखते हैं। क्या रखते हैं सर? जॉइंट एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। क्या रखते हैं? जॉइंट एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी, जॉइंट एंड मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ अब सर ये जॉइंट और मार्जिनल फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये देखो। कम्युनिकेशन सर्विसेज, दीज आर द सेक्टर, पहले टेबल को पढ़ते हैं। दिस इज आर सेक्टर और ये रहा उसका मार्केट कैप।
मार्केट कैप या तो स्मॉल होगा या मिड साइज होगा या लार्ज मार्केट कैप होगा, और उस कम्युनिकेशन सर्विसेज के सेक्टर के अंदर कितनी कितनी कंपनी है, और उसका कंपनी नहीं है, उस कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर आपका स्मॉल कैप कितना है। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तो पता होगा आपको, नॉर्मली इक्विटी के सेक्शन में है ये वाला टॉपिक, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। ठीक है, तो डेटा के बारे में बात करें हम, तो ये दोनों चीज़ें आपके दोनों एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन पे बन रही है, एक रो एंड एक कॉलम के इंटरसेक्शन पे बन रही है। इसको क्या बोलते हैं हम सर? जॉइंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम? जॉइंट फ्रीक्वेंसी। अगेन ये तो फिर ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये हो गई हैं आपकी जॉइंट फ्रीक्वेंसीज। ओके, एंड जो इसके साइड में है ये वाली इसे क्या कहते हैं सर हम? मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज। ये रोज का टोटल होता है, ये तो भाई कम्युनिकेशन सर्विसेज का टोटल क्या है? 110, कंज्यूमर स्टेपल्स का क्या है? 110, एनर्जी का 290 है, फिर हेल्थ केयर का 435, यूटिलिटीज़ का 55। ठीक है, और ऐसे ही स्मॉल कैप का टोटल, मिड कैप का टोटल और लार्ज कैप का टोटल भी दे रखा है। इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ठीक है, लेट मी रब इट। नाउ इसको एग्जाम्पल को पूरी तरह से एक बार देख लो, क्योंकि इस एग्जाम्पल के ऊपर मैं अभी बहुत सारे डायग्राम्स आपको दिखाने वाला हूँ जिसका हम विजुअलाइजेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है सर? सेक्टर के वेरिएबल, हमें 5 सेक्टर दे रखे थे। आपने हमें बताया ये वाली सारी जॉइंट फ्रीक्वेंसी होती है, ये वाली आपकी सारी मार्जिनल फ्रीक्वेंसी होती है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप दे रखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। मार्केट कैप कैसे निकलता है सर? ये निकलता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर का प्राइस। ठीक है, उसे मार्केट कैप कहते हैं। ठीक है, ये कुछ कोई नहीं पूछने वाला मार्केट कैप किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ ये डेटा को समझना है, उसके हिसाब से कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझना है। इसके अंदर इन डेप्थ डिटेल में हम इक्विटी वाले सेक्शन में जाएंगे। गॉट इट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ सर, नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर इस टेबल के अंदर मुझे बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो उसको मैं बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बना सकता हूं। परसेंटेज ऑफ टोटल बना सकता हूं। परसेंटेज ऑफ टोटल का मतलब सर? परसेंटेज ऑफ टोटल का मतलब ये, वेट अ सेक, लेट मी, ओके, परसेंटेज ऑफ टोटल का मतलब एक ये कि जब मुझे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है, मुझे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मैं कैसे बनाऊंगा? एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल अगर मैंने करा तो टोटल तो सबका 1000 ही है, तो 55/1000 into 100 comes at 5.5% as a percentage of total। ठीक है, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बनाने जा रहा हूं मैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूं, आगे की स्लाइड इसके अंदर ही कवर अप कर लेते हैं सारी की सारी। 55 को मुझे क्या बनाना है? पहले तो क्या निकालनी है मुझे? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली ऑप्शन एक है, मैं परसेंटेज ऑफ टोटल कर लेता हूँ, का टोटल निकाल लेता हूँ। 55/1000 का परसेंटेज, जिसे हम 5.5% बोलते हैं। ठीक है, दूसरा परसेंटेज ऑफ सीटी, कॉलम का टोटल, मतलब 55/575 का परसेंटेज कितना आएगा? ये कैलकुलेटर तो यूज़ कर ही रहे होंगे, ये वाला करना चाहिए भाई, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हमेशा काम आएगा इफ़ यू आर इनटू द फाइनेंस। इट कमिंग एज 9.56%। ओके, और अगर मैं परसेंटेज ऑफ रो निकालूँ, रो टोटल, RT, रो टोटल कैसे आएगा? 55/110।
ये तो 50% हो गया ना, हाँ 50%, ठीक है। यही इस तरीके से 3 तरीके से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉलम टोटल, एज अ परसेंटेज ऑफ रो टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैसे निकालना, यहाँ पे मैंने डिपिक्शन करी है, यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है, ये एग्जिबिट है आपका। परसेंटेज ऑफ टोटल है तो यहाँ पे 100% के हिसाब से, मतलब कि आपका पूरा का पूरा सारी जॉइंट फ्रीक्वेंसी को 1000 से डिवाइड कर दिया, जॉइंट फ्रीक्वेंसी को 1000 डिवाइड कर दिया, जॉइंट और मार्जिनल दोनों को कर दिया, जॉइंट और मार्जिनल दोनों को कर लिया तो आपका ये आ गया, ठीक है। इसका देखो यहाँ पर, अगर सर आपने जॉइंट का बताया, मार्जिनल का तो नहीं बताया, ठीक है। मार्जिनल का सुन ले भाई, 110 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 कितना आएगा, 11%। यहाँ पे क्या आ रहा है, 11%। ओके, नोट दिस एग्जाम्पल, स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस एग्जाम्पल। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, you can stop the video. Okay, now as a percentage of market cap, as a percentage of market cap का टोटल कौन सा है, कॉलम टोटल, कॉलम टोटल। तो इस ये सारे 100% हो जाएंगे, इसका परसेंटेज निकालना है, इसका ये 9.6 निकाला था हमने, ये निकाला तो था भाई, ये 9.6% निकाला नहीं था हमने यहाँ पे, ये कैसा आया था 55 डिवाइडेड बाई 575, 9% आ गया। ऐसे ही 110 वेट अ सेक, आपका यहाँ पर कैसे आएगा, 110 अपॉन 1000, 11% यहाँ पे आ रहा है, इट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, मैंने यहाँ पे रो टोटल का नहीं लिया एग्जाम्पल, रो टोटल का भी निकल सकता है एज अ परसेंटेज ऑफ द सेक्टर, सिमिलर थिंग है। कंटिंजेंसी टेबल में आप तो ये वाला आपका कंटिंजेंसी टेबल है, ये कंटिंजेंसी टेबल आपकी खत्म हो जाती है। इसके अंदर अभी हमने क्या पढ़ा सर, कंटिंजेंसी टेबल बनती है रो और कॉलम से, प्लस R इंटू सी का आपका नोटेशन बताया था, उसके अंदर आपने ये बताया था कि जॉइंट और मार्जिनल फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। जॉइंट और मार्जिनल फ्रीक्वेंसी को मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल भी कर सकता हूँ, एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉलम टोटल, एज अ परसेंटेज ऑफ रो टोटल भी कर सकता हूँ। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर आपको ना एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं चीज़ों के। सपोज करो लेट्स टेक एन एग्जांपल। कोविड हुआ था 2020-2021 के टाइम पे, कोविड काल चल रहा था। बायोटेक कंपनीज या मैं ऐसे कह सकता हूँ टेस्टिंग कंपनीज ने जो लैब टेस्ट करती हैं कंपनीज, उसे कहते हैं लैब टेस्टिंग कंपनी ने एक मॉडल बनाया। उस मॉडल के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर ब्लड सैंपल्स जो आप देते हो उसके अंदर XYZ पाया जाए तो हम कोविड डिक्लेयर कर देंगे, जो हम उस बंदे को कोविड डिक्लेयर कर देंगे, इसे कोविड हो चुका है। ओके नाउ उस वाले मॉडल ने डिक्लेयर कर देंगे, वो डिक्लेयर कर रहा है, उससे बंदे को देखो, वो जो मॉडल ने एस्टिमेट करा कि इसको कोविड है, अगर उसके अंदर XYZ पाया गया, वो डिफर कर सकता है एक्चुअल से कि उसको एक्चुअली में है या नहीं है, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता ना, इट इज़ अ मॉडल, और मॉडल के अंदर गलतियां हो सकती हैं क्योंकि कोविड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे म्यूटेट कर रहा था। ठीक है, म्यूटेट करने का मतलब क्या सर, वो डिफरेंट वर्जन में आ रहा था, तो उसकी टेस्टिंग भी मॉडिफाई हो रही थी, राइट। तो अब उस मॉडल ने प्रेडिक्ट करा कि कोविड है इस बंदे को, उस बंदे को एक्चुअल में कोविड है या नहीं है,
उससे उस मॉडल की एफिशिएंसी डिसाइड होती है, उससे उस मॉडल की एफिशिएंसी डिसाइड होती है। ठीक है ना, ये उससे रिलेटेड टेबल है, ये उससे रिलेटेड टेबल है। क्या टेबल है, कैसी टेबल है, तो मैं बताता हूं कि सर हमने मॉडल डिस्कस कर लिया, मॉडल हमने डिस्कस कर लिया, तो हमने एक सैंपल के लिए कोविड टेस्ट के रिजल्ट्स उठाए, कोविड टेस्ट के रिजल्ट्स उठाए जिसमें मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट करा था और एक्चुअली में क्या हुआ था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल 2000 लोगों के टेस्ट थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 2000। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स CFA L1 के अंदर जब आप करिकुलम में मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी हम पूरा अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। अब समझो इसको पढ़ेंगे कैसे। मॉडल ने प्रेडिक्ट करा कि आपको कोविड है और एक्चुअली में आपको कोविड निकला, दो जो बंदे थे उसका रिजल्ट क्या है कि 300 लोगों में तो सही है, 40 लोगों में गलत है, दिखाया रिजल्ट। ओके, को उस रिजल्ट में अगर उस मॉडल में अगर ये प्रेडिक्ट किया, उस मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया, लैब टेस्टिंग कंपनी ने, कि आपको कोविड नहीं है, तो 10 केसेस में तो ये है कि हाँ भाई आपको कोविड निकला, और 1650 केसेस में आपको कोविड नहीं निकला। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे कि मॉडल ने जितना प्रेडिक्ट करा, अगर यस है और यस निकला वो यहाँ पे है, और अगर मॉडल ने नो प्रेडिक्ट करा और नो ही निकला तो यहाँ पे है कि आपको कोविड है, तो आपको कोविड ही निकला, वो 300 केसेस हैं। और अगर उसने प्रेडिक्ट करा 1650 केसेस में कि कोविड नहीं है, तो वो कोविड नहीं है, वो यहाँ पे लिखा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ये बात समझ गए हम आपकी। ओके, ये टेबल पूरी समझ में आ रही होगी। नाउ तो मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, मॉडल की एक्यूरेसी क्या है, मॉडल ने सच बात कब, जो मॉडल ने बोला वही हुआ, वो कौन से केसेस हैं, ये वाले 2 केसेस। ठीक है, कि 300 केसेस में जो मॉडल ने बोला वही हुआ आउट ऑफ 2000 पीपल। ठीक है, मॉडल ने गलती कहाँ कहाँ करी, एक ये केसेस है और एक ये केसेस है, एक ये केसेस है, एक ही केस है। ठीक है, नाउ ये गलती को क्या बोलते हैं, गलती को बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में एरर्स। क्या बोलते हैं सर, एरर्स। ठीक है, तो मॉडल ने फॉल्स पॉजिटिव एरर कहाँ दिया, का नंबर क्या है, फॉल्स पॉजिटिव का नंबर क्या है, कि जब मॉडल ने कहा कि यस है मगर उसे कोविड निकला ही नहीं, 40 केसेस है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव का केस क्या है, कि जब मॉडल ने बोला कि उसे कोविड नहीं है मगर उसे कोविड निकला, 10 केसेस है। अब ट्रू पॉजिटिव, मतलब कि जो मॉडल ने कहा कि हाँ पॉजिटिव रिजल्ट है, यस है और यस निकला, 300 केसेस है। गुड, 10 नंबर इज शुड बी लार्ज, टोन समझना, दिस नंबर शुड बी लार्ज। ट्रू नेगेटिव, जब मॉडल ने बोला कि कोविड नहीं है और नहीं निकला, वेरी गुड, 1650, बहुत अच्छे। ओके, नाउ इसका टोटल करें 50, इसका टोटल करें 1950। ठीक है, इसको परसेंटेज निकालें आउट ऑफ टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, 50/2000 कितना होता है सर, बताओ, 2.5%। इसका कितना हो गया, रिमेनिंग 97.5%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, अगर ये 2.5% 15% होता
कि 15% रिजल्ट केसेस में उसने गलत जवाब दिया है। इधर इट कुड बी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, राइट। इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके सिलेबस में वहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स में अभी हम टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर मैट्रिक, ये सब पढ़ेंगे, वो अलग सिनेरियो हो गया। यहाँ पे मैं सिंपल फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ तक अभी मैं नहीं गया हूँ, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर है। आपका जब ये वाला CFL1 फाउंडेशन जा रहा होगा, लास्ट वाले चैप्टर में टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग या हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें पढ़ेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अगर ये 2.5% की जगह 15% होता, तो मतलब कि 2000 लोगों में से आपके 15% लोग, ठीक है, 15% लोग मतलब अराउंड 300 लोग, राइट, 300 लोगों को आपने गलत रिजल्ट दिया है। इट कुड बी फॉल्स पॉजिटिव ऑल्सो, फॉल्स नेगेटिव ऑल्सो। 2000 सैंपल है, 2000 सैंपल है। 2000 की जगह मैं देश की जनता रख दूँ, 150 करोड़ इंडिविजुअल्स, उसका 15%, इतने लोगों को आपने गलत रिजल्ट्स प्रोवाइड करे। अगर मैंने ये बोला, इसका आप इकोनॉमिक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हो कि मॉडल के ऊपर कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए, हुई सारे लोगों की, और इसका कॉन्सिक्वेंस कैसा निकलेगा कि मैंने पूरी देश की जनता में के 15% लोगों को गलत रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया। एंड हेंस द मॉडल की एफिकेसी और इसकी ये टेस्टिंग ज़रूरी हो जाती है। और वो कहाँ से पता चलती है? वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू पता चलती है। इसका थोड़ा हम एडवांस लेके चलते हैं, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा के चलते हैं, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग सर वो हमारा आखिरी चैप्टर है, उसके अंदर मैं ये वाला चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। बट दिस इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ। नोट नहीं करा तो दोबारा से जाकर देखो, जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको उसी सीरीज में नोट करो के एक पेज बनाओ, ठीक है। दैट्स ऑल। नाउ दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द कंटिजेंसी टेबल, जो आप नोट से भी पढ़ लेना, देयर इज़ नो इशू इन दैट पार्ट। मैं उसके अंदर आपको नॉर्मली ज्ञानबाजी करूँ, यहाँ पे मुझे बताना था आपको, क्योंकि द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी वेरी ड्रास्टिक इन दिस सिनेरियो एंड हेंस ये आपके यूसेज में भी आना था। कंटिजेंसी मैट्रिक्स आपकी बहुत जगह पे यूटिलाइज होती है, जैसे आपका पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए, नॉर्मली किसी भी डेटा के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए भी हो सकती है। आपको क्लासिफिकेशन मॉडल्स के केसेस में भी इस्तेमाल होती हैं। बाकी आप नोट्स में दे रखे होंगे, आप उसे पढ़ लेना, ये नॉर्मली आपका होमवर्क समझ लो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक में, जिसमें आता है, फटाफट चलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक में, इसको ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होता है सर? पर्पस विजुअलाइजेशन का सिंपल होता है कि मैं डेटा को सिंपल देखकर समझ पाऊँ कि वो डेटा का शेप कैसा है। शेप मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है डेटा का। डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर क्या, कि अगर नंबर दे रखे हैं 2 4 6 8, एक है डेटा 1, और एक नंबर दे रखे हैं 2 4000 6 लाख और 8 करोड़, डेटा 2, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये मतलब कि डेटा का शेप कैसा है। शेप कैसा है? शेप यहाँ पे कैसा होगा ना, तो नॉर्मल है 2 4 6 8, इसका एवरेज लूँगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बन जाएगा। ये अलग बनेगा, ये ऐसा करके बन जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसे। इसे अभी हम डिटेल में बाद में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। मगर डिस्ट्रीब्यूशन में ही ना बताऊँ मैं आपको कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, तो भी आपको देख के पता लग रहा होगा कि विजुअलाइजेशन से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कौन सा डेटा 2 4 6 8 वाला है, कौन सा डेटा है 20 4000 6 लाख और 8 करोड़ वाला है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप, अभी मैं आपको हिस्टोग्राम्स और ये सब चीज़ दिखाऊंगा इसके अंदर, तो आपको नॉर्मली पता लग जाएगा। दूसरा डेटा का पर्पस होता है विजुअलाइजेशन का, पहला हमने देख लिया कि अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है सर, कि मुझे उसके बारे में उसकी शेप पता चल जाएगी डेटा की, मुझे उसके बारे में आउटलायर्स पता चल जाएंगे। जैसे ये आउटलायर 8 करोड़ 2 20, ये तो बिल्कुल ही छोटा, बिल्कुल ही बड़ा हो गया, आउटलायर हो गया, इधर उधर हो गया, ठीक है। और मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे उसका मीन पता चल जाएगा। मीन मतलब सर सेंटर पता चल जाएगा उस डेटा का,
ठीक है। मुझे स्प्रेड पता चल जाएगा, स्प्रेड मतलब कि सर डिफरेंस 20 और 4000 के बीच में डिफरेंस, 4000 6 लाख माइनस 8 करोड़, इसके बीच का पता चल जाएगा। सेकंड फैक्टर आता है सर, सेकंड फैक्टर आता है कि मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ डिफरेंट सेक्टर्स के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन, कंपनीज लिख दिया मैंने। क्या कर सकता हूँ सर मैं? कंपैरिजन कर सकता हूँ, कंपैरिजन। जैसे अभी हमने कैटेगोरिकल डेटा में देखा था ना कि एक सेक्टर के अंदर कितनी 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 कंपनीज हैं, तो उस केसेस में मैं रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि सपोज करो एक्स स्टॉक है, एक वाई स्टॉक है, वो जब 2% रिटर्न देता है तो ये 3% रिटर्न देता है, जब वो 10% रिटर्न देता है तो 11% रिटर्न देता है, ये जब 12% रिटर्न देता है, जब ये 20% रिटर्न देता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है कि जब ये बढ़ता है तो ये भी डबल से बढ़ता है, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है। ये स्टॉक एक्स है, ये स्टॉक वाई है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। ये भी बात देखेंगे हम, ये हम स्कैटर प्लॉट या कोरिलेशन मैट्रिक्स में हम देखेंगे। और उसके बाद हम चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन इज इंटरप्रेट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कि सपोज करो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच आ रही है बजट सेशन पे, और मुझे एकदम से, मैं ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठा हूँ और मुझे अपना बाय सेल करना है, और स्पेशल ट्रेडिंग सेशंस ओपन होते हैं ना बजट वाले दिन, तो उनकी जैसे जैसे बोलती जा रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस टाइम, तो जैसे जैसे बोलती जा रही हैं वो मेरे एक सॉफ्टवेयर में फीड होता जा रहा है। उसके हिसाब से ना मेरे सामने ना जो बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स के नाम, कभी स्टील बोल दिया उन्होंने, कभी कोल बोल दिया, कभी उन्होंने रेयर अर्थ बोल दिया, वो बिल्कुल बिल्कुल सामने आ रहे हैं। उससे नीचे रिलेटेड कंपनीज आ रही हैं, उसमें बाय सेल कर सकता हूँ। वो किससे पता चलता है? वो वर्ड क्लाउड से पता चलता है। क्या ऐसा डिज़ाइन हो सकता है? हो सकता है। ये ऐसी चीज़ यूज़ होती है इंडस्ट्री में, मे भी होती होंगी, राइट? मुझे नहीं पता। ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछोगे तो ट्रेडिंग के अंदर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं रहता। आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द थिंग्स, नॉट ट्रेडिंग पार्ट। मगर ऐसा नहीं कुछ बुरा है, प्राइस डिस्कवरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है ट्रेडिंग। ओके, नाउ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। रुको एक मिनट, रुको, मैं इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। नाउ दिखाई दे रहा होगा, बट लेट मी जूम इन। फाइन, ओके। हिस्टोग्राम हमने देख लिया, ये बिन्स बनाना हमने देख लिया था, अभी ये बिन्स बनाना देख लिया था। अब ये सर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नाम की चीज़ भला गया है, इसके ऊपर क्या नोट्स आएंगे? कुछ नहीं, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ नहीं आने वाला। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब क्या होता है सर? इन दोनों बिन का सेंटर पॉइंट, क्या पॉइंट? सेंटर पॉइंट, उसको मैं उसके ऊपर डॉट बनाऊंगा। देखो बनाई मैंने डॉट्स बनाई मैंने यहाँ पे, डॉट बनाई मैंने यहाँ पे, डॉट बनाई मैंने यहाँ पे, डॉट बनाई है मैंने यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो बन जाता है मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बन जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और हिस्टोग्राम तो आपको पता ही है, हिस्टोग्राम तो पता ही है आपको, ठीक है। तो इससे डेटा के बारे में जो मैंने आपको पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन, उससे क्या पता चलता है? ये बेल शेप लग रहा है, बेल ऐसी बनती है ना, वो ऐसे करके, पार्डन फॉर माई ड्राइंग, ये घंटा और यहाँ से टन, बेल शेप ऐसी तो होता है, बेल शेप, ये बेल शेप बन रहा है, इसका मीन यहाँ पे है, ये ऐसे ऐसे करके बन रहा है, राइट। तो बेल शेप है या स्क्यूड है? स्क्यूड मतलब, स्क्यूड डेटा कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ मैं आपको जो इस वाले में होने वाले हैं। ये 0 है, ठीक है। डेटा अगर मुझे ऐसे दिख रहा है, ये बेल शेप हो गया। बेल शेप कैसा हो गया सर? ये बेल शेप इस तरीके से हो गया कि यहाँ पर 0 तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं मीन लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मीन मतलब जो आपका एक्स बार निकलता है ना, मीन मतलब एवरेज निकलता है, उसे मीन बोलते हैं, ठीक है। वो इस तरीके का डेटा है कि सर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप्ड कर्व का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको कंपेयर करता हूँ मैं
इस वाले डेटा से, ये राइटली स्क्यूड डेटा है, राइटली स्क्यूड डेटा है। स्क्यूड मतलब सर यहाँ पे वैल्यूज आ सकती है, पॉजिटिव में वैल्यू आ सकती है, अब उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे आती है, राइट। ये राइटली स्क्यूड डेटा है। ये भी डिटेल में पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आता कोई इशू वाली बात नहीं है, मुझे इस चीज़ को समझाने के लिए चाहिए ये चीज़, इसलिए बता रहा हूँ। नेगेटिवली स्क्यूड किसे कहेंगे सर? नेगेटिवली स्क्यूड इसे कहेंगे, यहाँ पे वैल्यू आती है और सपोज करो ये 0 है, ओके ओके ओके। एंड हेंस ये वाला एक तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम बनाने के बाद हमें कैसे क्या पता लग रहा है कि सर उस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, उस डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, वो ये इस बेल शेप कर्व का है या वो ऐसे का है या वो ऐसे का है, ठीक है। ये वाला आपका नेगेटिवली स्क्यूड है, मतलब कि उसकी वैल्यू नेगेटिव में ज़्यादा है। ये वाला आपका पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब पॉजिटिव में ज़्यादा है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, ओके। तो हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से आपको ये पता चलता है, ठीक है। सर इसका यूसेज क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, नेगेटिव का, पॉजिटिव स्क्यूड का, ये अभी आने वाले डिस्कशन में हम बात करेंगे। अभी हम विजुअलाइज कर रहे हैं डेटा को, उसके अंदर से इंटरप्रिटेशन कैसे निकालनी है उसके अंदर में थोड़ा सा टचअप ऑन करा है मैंने डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, ओके। चलो जी चलो सर आगे चलते हैं। फाइन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब वही जो अभी हमने डिस्कस करा था ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, कि भाई हम जोड़ते रहते हैं फ्रीक्वेंसी के अंदर। कहाँ गया वाला एग्जांपल, लेट मी शो यू दिस अगेन। ये रहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चाहे वो ये वाली ले लो चाहे वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली ले लो, इसके अंदर ऐड एंड ऐड होके ऊपर ही जा रहा है ये, ठीक है। तो अब हमारा विजुअलाइजेशन कैसे कहता है, विजुअलाइजेशन उसका कैसे बनेगा, विजुअलाइजेशन उसका ऐसे बनेगा, ऐड 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 होके ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इसके अंदर सर पता करने की क्या क्या पता कर सकते हैं इसको, इसके अंदर, ठीक है। इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स कहते हैं कि हमने मतलब जैसे ऐड करके मैंने उसके अंदर पॉइंट लिखे, उसको बाद स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। जहाँ पे आपका स्टीप स्लोप आ रहा है, स्टीप स्लोप आ रहा है, ये वाला स्टीप स्लोप आ रहा है, राइट। यही तो स्टीपनेस है, स्टीपनेस का मतलब यही तो होती है। स्टीपनेस आपकी इंडिकेट करती है कि यहाँ पर बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है, मेनी ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि मैं अगर इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दूं, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइज इन दिस रीजन, लाइज इन दिस रीजन। और जो ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, राइट। डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करो सर, डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करो, यू हैव द बोर्ड, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर फ्यू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है, फ्यू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस है, ओके। एंड हेंस दिस इज द थिंग, ये जो चीज़ बनती है, ये जो चीज़ इससे पहले वाला हमने देखा था ना, यहाँ पे ये वाला इससे ही बना हुआ है, ये वाला डेटा इससे ही बना हुआ है। ये देखो -1 से लेकर +1 तक ये फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 500 और 400, 900 तो यही होगी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन यहीं पे है। और यहाँ पे देखो अब -1 से 1 तक ये वाला रीजन है, एकदम से स्लोप ऐसे स्लांट हो गया, स्लांट मतलब नॉर्मली नॉट स्लांट, इट्स अ स्टीप स्लोप हो गया। और स्टीप स्लोप मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है, ये हमें पता लगती है यहाँ से चीज़ है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड विजुअलाइजेशन इज द बार चार्ट। नॉर्मली हिस्टोग्राम जैसा ही है ये, जो हमने सेक्टर नहीं पकड़े थे अभी, अब देखे थे कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज। सेक्टर वैसे भी कोई से भी हो सकते हैं, डिफरेंट कलर से शो कर दिया मैंने कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी मतलब या फिर कितनी, उसके अंदर कितनी कंपनीज है। तो सिंपल है, बार चार्ट्स, राइट। उसके अंदर जो हम सेक्टर्स देख रहे थे वो उसको सेक्टर्स को तोड़ रखा था,
मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। सर हमें दिखा दो दोबारा, लो देख लो भाई, दोबारा देख लो। ये वाला एग्जाम्पल था कि सेक्टर वेरिएबल 5 है, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। अब इसके अंदर अगर आप ये देखोगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिर्फ उनकी सेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेक्टर की पता करनी है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप नहीं आया इस वाले एग्जाम्पल में, तो वो इतनी है। ओके, यहाँ पे मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप भी डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया सर, मैंने यहाँ पे ना डिफरेंट कलर से बना दिया, या डिफरेंट डिज़ाइन। मिड कैप का डिज़ाइन अलग है, यहाँ पे 3 स्टैक्स मिड कैप के, और स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में उसको मैंने कैटेगराइजेशन कर दी। इसको क्या कहते हैं हम, ग्रुप बार चार्ट। ग्रुपिंग होगी ना, उसे ग्रुप बार चार्ट कहते हैं। डेफिनेशन में जाना हो तो नोट्स पढ़ लेना, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है, आपको विजुलाइज कराना इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो उसमें मैं समझा सकता हूँ, क्रिटिकलिटीज़ है, वो बताना ज़रूरी है, अदरवाइज सारा का सारा नोट वो रोट लर्निंग मेरे से नहीं होगी। आपको इस तरीके से करवाना कि आप उसे जाके रट लो, वो रट भी नहीं सकते आप, तो नॉर्मली समझो और आगे बढ़ो। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसको डिपिक्ट एक तरीके से और भी करा जा सकता है कि मैंने ना चार्ट के ऊपर चार्ट बना दिया, ये स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जैसे कि ये सेक्टर लिख दिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट लाइन एक के अंदर ही कंज्यूमर कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर बनाई। यहाँ पे मैंने क्या करा, कम्युनिकेशन सर्विस के अंदर ही एक बार चार्ट बनाया, जिसके अंदर उसके अंदर मैंने 3 कैटेगराइजेशन कर दिए, ऐसे एन ऐसे सबका। इसे क्या बोलते हैं हम सर, स्टैक्ड बार चार्ट। क्या बोलते हैं सर हमसे, स्टैक्ड बार चार्ट। ओके, अब एक आता है ट्री मैप। ट्री मैप में क्या होता है सर, एक बड़ा रेक्टेंगल है, बहुत बड़ा रेक्टेंगल है, ये इसे रेक्टेंगल बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिफरेंट कलर के रेक्टेंगल्स हैं, क्या हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि सर यहाँ पे सेक्टर लिखे थे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मार्केट कैप था, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, ये पढ़ा था हमने। दिस वी हैव स्टडीड, राइट। इसको देखो ट्री मैप के अंदर, इस ट्री मैप के अंदर बहुत बड़े रेक्टेंगल के अंदर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी। पहली बात तो एक ही है, छोटे छोटे रेक्टेंगल बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, ज्वाइंट फ्रीक्वेंसी। ये देखो 275 बड़ा वाला रेक्टेंगल है, 175 उससे छोटे वाला है, 35 छोटे वाला है, 20 छोटे वाला है, ठीक है। ये हमने देख लिया। सर कलर कोडिंग भी अलग है इनकी, हाँ कलर कोडिंग भी अलग है। कलर कोडिंग सेक्टर के हिसाब से, हेल्थ सेक्टर को ग्रीन में डाल दिया इन्होंने, एनर्जी को आपको रेड में डाल दिया, कम्युनिकेशन सर्विसेज को येलो में, यूटिलिटीज़ को आपका ब्लू में, और कंज्यूमर स्टेपल्स को भी, मतलब ब्लू के शेड्स अलग हैं वो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं सर, हम ट्री मैप कहते हैं। जो मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बात करी थी, वो किससे पता चलता है सर, ये वर्ड क्लाउड से किसी ने स्पीच दी है, या किसी की अर्निंग्स कॉल्स है। अर्निंग कॉल का मतलब सर कि जब कंपनीज अपना फाइनेंशियल ईयर या क्वार्टर ख़त्म होता है, तो वो इन फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर आपका इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट को बुलाती हैं और उनके सामने अपने रिजल्ट्स को डिस्क्लोज करती हैं। वो जो CEO वहाँ पे बैठ के बोलता है, CFO वहाँ पे बैठ के बोलता है, उसको मैं वर्ड क्लाउड के अंदर डालता हूँ और ये वाली सारी चीज़ें निकल के आ सकती है जो उस स्पीच के अंदर बोला गया है। जैसे कि बिलियंस बहुत बार बोला गया है, ठीक है, ईयर बोला गया है, रेवेन्यू बोला गया है, फाइनेंशियल बोला गया है, डिस्कशन बोला गया है। तो ये वाली सारी चीज़ें, और इसे देखकर मैं एक तरीके से ज़्यादा लगा सकता हूँ कि क्या क्या किस किस चीज़ के ऊपर बात करी है। यही हमने रिलेटेड एग्जाम्पल लिया था, बट ये वाला तो बहुत लेम एग्जाम्पल है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। यही वाला हमने एग्जाम्पल लिया था फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के अंदर, कि वो बजट डे की स्पीच पे बोलने जा रही हैं। उसके अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं, उसके अंदर मैंने ये हाईलाइटेड पोर्शन वर्ड क्लाउड बना लिया एकदम से, इंस्टेंट वर्ड क्लाउड बना लिया उसका। उसके बेसिस पे मैंने ट्रेडिंग डिसीजंस लिए कि कौन से सेक्टर में मैं ट्रेड करूं, कौन से सेक्टर में ट्रेड ना करूं। उससे रिलेटेड कंपनीज मेरे नीचे टर्मिनल्स में आ रही हैं। ओके, नाउ वर्ड क्लाउड हो गया आपका।
नाउ लाइन चार्ट और मल्टी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट नॉर्मली लाइन चार्ट है यार, ये देखो ये स्टॉक का, ओके सपोज करो एक ऑटोमोबाइल सेक्टर और उसके अंदर टाटा मोटर्स, ये दे रखा है मेरा टाटा मोटर्स की कंपनी का प्राइस, ठीक है, ये दे रखा है मेरा सेक्टर का इंडेक्स। सर इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स क्या होता है सर? इंडेक्स के अंदर क्या होता है? सेक्टर का मतलब क्या है? सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं एक कंपोजिशन बनाता हूँ, एक मेट्रिक बनाता हूँ, जिससे मुझे पता लगता है सेक्टर ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स सर कैसे बनता है? इंडेक्स की कंस्ट्रक्शन और उसकी रीबैलेंसिंग कैसे होती है, वो सारा इक्विटी के चैप्टर में, ठीक है। इंडेक्स का मतलब पूरे सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को मैं ट्रैक कर रहा हूँ और उसका प्राइसेस ये दे रखा है, बस सिंपल वे में ये समझो। टाटा मोटर्स इतना डेप्थ में जाओगे वो इक्विटी वाले में, टाटा मोटर्स का प्राइस दे रखा है। तो मैंने क्या देखा कि सर जैसे जैसे सेक्टर नीचे जा रहा है वैसे वैसे टाटा मोटर्स का प्राइस ऊपर जा रहा है, और ये इनवर्स रिलेशन है, एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, तो इसे क्या कह रहा हूं मैं सर? इनवर्स रिलेशन है। ओके ओके, तो ये अगर एक लाइन बनी होती, चाहे ग्रीन ले लो चाहे डॉटेड ले लो, तो उसे सिंगल लाइन चार्ट बोलते हैं। दो लाइन बनी हुई है तो मल्टी लाइन चार्ट बोलते हैं। इस वाली लाइन चार्ट से हमने क्या इन्फ्रेंस निकाली कि सर इन दोनों के अंदर नेगेटिव रिलेशन है। मैं टाटा मोटर्स को हटाता हूँ, उसकी जगह मैं TCS लगता हूँ, क्योंकि नहीं तो वो एग्जाम्पल फिट नहीं बैठेगा। TCS, ठीक है, अनरिलेटेड है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बिजनेस मॉडल अलग है, बिजनेस अलग कर दिया, और ऑटोमोबाइल सेक्टर अलग है। तो मैंने क्या कहा, सब ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे जाता है जब टेक्नोलॉजी का सेक्टर ऊपर जाता है। कोई लॉजिक है इस बात का? कोई सोचो। मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। मैं लॉजिकल एग्जाम्पल भी ले सकता था, मगर ये इलॉजिकल से समझने की कोशिश करो। इसकी जगह TCS टाटा मोटर्स, तो सर आपने कोरिलेशन किस तरीके से निकाल लिया? आपने लाइन चार्ट्स को देखकर ही बता दिया कि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बबल चार्ट्स, दिस इज कॉल्ड बबल चार्ट। लेट मी जूम इन, दिस इज द बबल चार्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है सर? इसके अंदर मैंने एक कंपनी ले रखी है, कंपनी सपोज ले रखी है मैंने आपका ITC लिमिटेड, दिख नहीं रहा होगा, बट लेट मी जस्ट रब द सेम एंड राइट इट डाउन अगेन। ITC लिमिटेड, उसका रेवेन्यू दे रखा है, उसका ये ईयरली चार्ट दे रखा है। Q1 ईयर 1, Q2 ईयर 2, Q3 ईयर 1, मतलब ईयर 1 के अंदर Q1 2 3 4, फिर ईयर 2 के अंदर Q1 2 3 4, 2 साल का डेटा दे रखा है। रेवेन्यू का लाइन चार्ट बना रखा है, ध्यान से देखो, रेवेन्यू के अंदर लाइन चार्ट बना रखा है कि कब उसका रेवेन्यू कितना हुआ वो। उस रेवेन्यू के अंदर कब उसने प्रॉफिट कमाया, उसको उसने ग्रीन बबल से बना रखा है। किससे बता रखा है? ग्रीन बबल से। $1.78 प्रॉफिट नहीं, EPS, मतलब प्रॉफिट कमाने के बाद कितना डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, वो डिविडेंड पर शेयर होता है। प्रॉफिट सपोज करो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। और मैं अगर सिंपल से बोलता हूँ, ये तो गलत लिखा हुआ है यहाँ पे EPS प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट ही बोलो आप, इन्होंने ही गलत लिख रखा है। तो प्रॉफिट और लॉस को नेगेटिव में दिखा रखा है। तो सर क्या हो सकता है कि लाइन चार्ट के ऊपर मैं बबल का इस्तेमाल कर सकता हूं अगर इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस को दिखाने के लिए, और प्रॉफिट और लॉस का साइज भी मैटर करता है। अभी देखो जहाँ पे मैंने ये हाईलाइट किया है 1.78 छोटा है, 3.38 बड़ा है, तो उसका लॉस का बबल का साइज भी बड़ा हो गया, और उसको रेड से डिपिक्ट कर रहे हैं मतलब लॉस, और प्रॉफिट मतलब ग्रीन से डिपिक्ट कर रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड द बबल चार्ट। Fine. Now let's move forward.
स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट यहाँ से पता लगता है कोरिलेशन। क्या पता लगता है सर? कोरिलेशन, कोरिलेशन। स्कैटर प्लॉट हमें क्या बताते हैं सर? कोरिलेशन, कि दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन कैसी है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, एक ऊपर जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, और एक कुछ भी और दूसरा कुछ भी बिहेव कर रहा है तो ज़ीरो कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है, इसमें बताओ दो डायग्राम में से कुछ भी वाला कौन सा है? ये वाला, फर्स्ट वाला। क्या है यहाँ पे? S&P 500 यूएस का, और इसके यहाँ पे यूटिलिटीज का सेक्टर, उसके रिटर्न्स को इन्होंने मैप कर दिया, उसके अंदर डॉट 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 लगा दी। इसका रिटर्न यहाँ पे लिख लिया -7.5 से +7.5, -6 से 8% तक यूटिलिटीज का रिटर्न लिख दिया। दोनों को ग्रीन ग्रीन डॉट 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 से मैप कर दिया कि भाई आपका 5 साल का डेटा समझ लो या 1 साल का डेटा समझ लो मंथली वाइज, या 5 साल का डेटा ईयरली वाइज, 5 साल का डेटा समझते हैं ईयरली वाइज। तो रिटर्न के ऊपर मैप कर दिया, डॉट 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 लगा दी। कोई रिलेशन पता लग रहा है इसके अंदर? कुछ भी पता नहीं लग रहा। सेकंड वाले डायग्राम में पता लग रहा है कि जब ये देखो ये आ गया ना, आ गया यहाँ पे रिलेशन। जब S&P ऊपर जा रहा है, जब S&P ऊपर जा रहा है तब IT भी ऊपर जा रहा है, तब IT भी ऊपर जा रहा है। एंड ये भाई एक ये लोनर आदमी, ये आउटलायर है, ये एक ही सिचुएशन हुई थी। कुछ भी इवेंट हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, राइट। मगर हमें इस डेटा को देखने से पता चल रहा है कि किसके अंदर कोरिलेशन है। पहले वाले डायग्राम के अंदर कतई कोरिलेशन नहीं है, सेकंड वाले डायग्राम के अंदर है कोरिलेशन, और उसके अंदर हमने आउटलायर भी निकाल लिया। ओके, ये नॉर्मली एक्सेल से बन जाते हैं चार्टिंग वाले। टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो करवाऊंगा भी इसको प्रैक्टिकल। बाकी समझने के लिए इसमें यही है। आगे बढ़ते हैं। स्कैटर प्लॉट देखा था हमने, अब स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स देखो। मैट्रिक्स का मतलब क्या है सर? जब मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट के बीच में रिलेशन डिस्क्राइब करने हो, उसमें मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ। सही से नहीं आई ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। S&P 500 टेक्नोलॉजी, ठीक है। कैसे सर? ये देखो, इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ। ये है आपका मैट्रिक्स बनाते हैं हम, मैट्रिक्स बनाते हैं तो 3, ये इस तरीके से ही है। और अरे यार फिर से चला गया क्या? नहीं, दोबारा से बनाता हूँ, इसके अंदर बनाता हूँ। ये देखो, दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द मैट्रिक्स, करेक्ट? करेक्ट है सर। मुझे ना S&P 500 इंडेक्स, जैसे यहाँ पे इंडिया में होता है इंडेक्स, राइट, ट्रैक करने के लिए, वहाँ से US में होता है S&P 500, उसको ट्रैक करना है मुझे अगेंस्ट डिफरेंट सेक्टर। तो उसको, और डिफरेंट सेक्टर को भी आपस में रिलेट करके देखना है, तो उसके लिए मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। जैसे कि सर मैं S&P 500 का, पहली बात तो S&P 500 का आपका IT के साथ करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कोरिलेशन, जो भी हमने ऊपर देखा था पॉजिटिव है, ठीक है। यूटिलिटीज़ के साथ देखना चाहता हूँ S&P 500 का, ये यहाँ पे मैंने S&P 500, ठीक है। और उसके बाद में फाइनेंशियल्स सेक्टर जो है उसके साथ देखना चाहता हूँ। तो कौन से केसेस में आपको कोरिलेशन दिखता है? इस वाले में दिखता है, इसमें नहीं दिखता, इसमें भी दिखता है। और खुद के साथ तो कोरिलेशन वन ही होगा, खुद के साथ कोरिलेशन तो वन ही होता है, ठीक है। IT, ये वाला IT सेक्टर है, ये वाला IT सेक्टर है। IT सेक्टर खुद के साथ कोरिलेशन वन ही होता है, छोड़ो इसका। अब यूटिलिटीज और IT के बीच में देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन है? कोई भी कोरिलेशन नहीं है, जीरो पड़ा है, कुछ भी नंबर आ रहे हैं। फाइनेंशियल्स और IT के सेक्टर के बीच में, हाँ, इसमें कोरिलेशन है, थोड़ा बहुत तो कोरिलेशन दिखता है,
तो ये इस तरीके से आपके सामने मैट्रिक्स भी आ सकती है, मैट्रिसेस बनकर आ सकती है। उसको ज़्यादा इंटरप्रेट नहीं करना पड़ता, बस जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ इंटरप्रेट के लिए कि किसके बीच में आपको रिलेशन दिखता है, किसके बीच में नहीं दिखता, वो नॉर्मली विजुअल आई से सेंसिबल होके, अगर आप ये वाली चीज़ याद रखोगे कि जो बढ़ता है, अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो आपका पॉजिटिव, अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो मतलब नेगेटिव, और अगर कुछ भी करके कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी करके कुछ नहीं आ रहा है, तो मतलब कि आपका कोई भी कोरिलेशन नहीं है उसमें। गॉट इट? तो इसे कहते हैं स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चलते हैं हीट मैप्स के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं सर हम? हीट मैप्स के ऊपर। हीट मैप सिंपल है, नॉर्मली सिंपल है। हीट मैप आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देगा आपको, और जैसे कि भी एक तरीके से रेक्टेंगल है, स्क्वायर कह लो आप, स्क्वायर है ये तो आपका, या रेक्टेंगल है, स्क्वायर कह लो आप, उसको हमने डिफरेंट स्टैक्स में तोड़ दिया। उसके अंदर हमने जैसे वो नहीं बना रहे थे अभी, हम टेबल नहीं बना रहे थे कंटिजेंसी टेबल, कि यहाँ पे हमने सेक्टर लिखा था, यहाँ पे हमने कैप लिखा था, मार्केट कैप लिखा था, ये वही है, ये सेक्टर हो गए, ये मार्केट कैप हो गया, इसके अंदर मैंने जॉइंट फ्रीक्वेंसी डाल दी, सारी की सारी जॉइंट फ्रीक्वेंसी डाल दी। बस यहाँ पे चीज़ क्या है, डिफरेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे कलर कोडिंग डिफरेंट है, कि छोटे से बड़ा चलते हुए मैंने डिफरेंट कलर प्रोवाइड करने हैं, उसको कहता हूँ मैं हीट मैप। ओके, दैट्स ऑल। उसे क्या कहता हूँ सर मैं? हीट मैप। नाउ वेट अ सेक। अब आपको चूज करना पड़ेगा राइट विजुअलाइजेशन। आप कौन सा राइट विजुअलाइजेशन चूज करते हो, राइट? आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि कौन सा विजुअलाइजेशन आपके लिए राइट है। सर वो कैसे चूज करेंगे? ओके, वेट अ सेक। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, इसको हम रिवाइज करते हैं एंड देन वील वाइंड अप और इस वाले टॉपिक को अभी हम देखते हैं इसे करना है या नहीं करना है, एंड देन वील सी टू इट। ठीक है, रिविजन करते हैं क्योंकि बहुत सारे विजुअलाइजेशन भी हो चुके हैं, एंड आई थिंक यू विल बी कि सर आपने तो बहुत सारा पढ़ा दिया आज, सो लेट्स डू दिस थिंग। फाइन, नाउ लेट मी स्टार्ट। ओके, पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन हमने देखा था। पर्पस ऑफ विजुअलाइजेशन हमने देखा था कि सर वो अंडरस्टैंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है, देन वो कंपैरिजन के लिए काम आता है, रिलेशनशिप का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में हमने बात करी। फिर हमने कहा कि सर वो इंटरप्रेट द स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा निकालने के लिए भी काम आता है। ठीक है, हमने ये बात कर ली सर, बिल्कुल बात कर ली। अब फिर हमने हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को निकालते हुए सर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकाला है, बिल्कुल सही है। उसको हम निकालते कहते हैं हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, वैसे निकल जाएगा। फिर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने प्लॉट कर दिया, तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वाला डायग्राम आ गया, जिसमें हमने कहा था कि सर जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी। करेक्ट। देन वी हैव सीन द बार चार्ट्स, नॉर्मल कैटेगोरिकल डेटा वाला बार चार्ट। फिर हमने ग्रुप स्टैक्ड बार, जिसमें हमने मिड कैप, स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप को कर दिया। फिर हमारा स्टैक्ड बार चार्ट की एक ही बार के ऊपर मैंने उसे स्टैक कर दिया। देन आपका ट्री मैप आया कि रेक्टेंगल के अंदर छोटे छोटे रेक्टेंगल बेस्ड ऑन द जॉइंट फ्रीक्वेंसी वो डाल दिए मैंने, कलर कोडिंग डिफरेंट कर दी उसकी। इस केसेस में सेक्टर के बेस पे कलर कोडिंग करी थी। फिर हमने वर्ड क्लाउड के बारे में बात करा, फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के बारे में बात करा, उसके रिलेटेड ट्रेडिंग हो सकती है नहीं हो सकती। आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीवन टू डू द ट्रेडिंग, सो टेक योर ओन चॉइस। लाइन चार्ट एंड मल्टी लाइन चार्ट देख लिया हमने। बबल चार्ट देख लिया, बबल का इंपॉर्टेंस देख लिया हमने, इस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज गुड वन, राइट? आई विल यूज इट बिकॉज सिंस दिस फ्रॉम लास्ट I have been tasked by my organization to analyze some of the data points, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। I will use this thing, मुझे अच्छा लगा, यूज़ करना पड़ेगा इसको। ओके फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। स्कैटर प्लॉट हमें रिलेशनशिप बताता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, उसके बाद कुछ भी और कुछ नहीं हो रहा है कोरिलेशन।
उस केसेस के अंदर फिर हमने स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स देखा जहाँ पे हमने बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच में हमने रिलेशंस देखना है. देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द हीट मैप्स. हीट मैप्स नॉर्मली जो जॉइंट फ्रीक्वेंसी होती है उसके अंदर वो सारा डाल दिया, बस कल उसकी कलर कोडिंग डिफरेंट कर दी. नाउ चूजिंग द राइट विजुअलाइजेशन के ऊपर आते हैं. ठीक है, नाउ पहले आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है, कि आपको क्या एक्सप्लोर करना है. ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट करना है. मैं एक चार्ट बना रहा हूँ. व्हाट टू एक्सप्लोर और प्रेजेंट, आपको क्या प्रेजेंट करना है. अगर ये आपको बनाना है. ठीक है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दिखाना है. क्या दिखाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दिखाना है. उसकी 3 कैटेगरीज है. पहला आ सकता है कैटेगोरिकल, आता है कैटेगोरिकल. दूसरा आता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तीसरा आता है आपका न्यूमेरिकल डेटा. बोलना स्टार्ट करो. कैटेगोरिकल डेटा का अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो मैं क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ? बार चार्ट, ट्री मैप, हीट मैप. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का स्पीच का वर्ड क्लाउड. न्यूमेरिकल डेटा का क्या कर सकता हूँ? हिस्टोग्राम, पॉलीगन्स. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ा था हमने. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव ये वाला चार्ट पढ़ा था ना हमने, एकदम से ये हो रहा था, वो पॉलीगन्स वाला हो सकता है. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट लिखता हूँ मैं उसे. एक तो हिस्टोग्राम आ गया आपका, एक आपका आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और तीसरा क्या है आपका? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट. ठीक है, ये कम खत्म हो गया. नाउ नोट कर लिया होगा, अदरवाइज वीडियो स्टॉप करके कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है. अगर मुझे कंपैरिजन करना है, सर मुझे क्या करना है? कंपैरिजन करना है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे अमंग कैटेगरीज कंपैरिजन करना है, या मुझे ओवर टाइम करना है. ओवर टाइम मतलब वो टाइम सीरीज वाला. ठीक है, इसके लिए मैं लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ या बबल लाइन चार्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो अभी हमने देखा था. सेम एग्जाम्पल है. अमंग कैटेगरीज करना है तो इसके अंदर मैं बार चार्ट का, ट्री मैप का, और हीट मैप का. ठीक है, अगर मुझे रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना है, बिटवीन टू वेरिएबल्स, और यहाँ पे मल्टी वेरिएबल्स. नॉर्मली एक्सेल में तो सिखाया होगा आपको, मतलब आई डोंट नो हाउ मच यू आर वेल इक्विप्ड विद योर स्किल्स, बट आता होगा आपको बनाना है. स्कैटर प्लॉट, और यहाँ पे स्कैटर मैट्रिक्स या हीट मैप. सो दिस इज अ थिंग. ओके. अब आपको करना क्या है इसके अंदर? आपको ना ये वाला सेशन दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, और इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, हीट मैप कैसे बनता है. थोड़ा बहुत डायग्राम्स आप गूगल पे कर लेना, तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा. नॉर्मली ऐसे होते हैं, बट ये ना इम्पॉर्टेंट बात एक है कि ना ये एग्ज़ाम वाइड में पूछे जाने वाला ना बहुत अनलाइकली लगता है मुझे लगता है, मतलब मुझे नहीं पता पूछा जाएगा ना पूछा जाएगा. हाँ, थोड़े बहुत टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं कि हाँ पूछे जा सकते हैं, बट ये ना प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जो ये वाली चीज़ें हैं ना आपको बनानी आनी चाहिए एक्सेल के अंदर.
नहीं आती है तो मुझे कमेंट्स में बताना, आई विल मेक यू डू सच एक्सरसाइज कि मैं जहाँ पे आपको बना के दिखाऊँ एंड आप खुद भी प्रैक्टिस करो उस एक्सरसाइज को। ओके, अंडरस्टैंड। तो आज तो क्लास बहुत ज़्यादा खिंच गई है, ठीक है। इन नेक्स्ट सेशन वी इंश्योर दैट कि विल वाइंड अप दिस एंटायर चैप्टर। सो सी यू देन, बाय बाय, टाटा। अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो, अपने देश का ध्यान ज़रूर रखो। बाय बाय, सी यू।